बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे। बट दुआ है कि सितंबर के मिड से आप लोगों के जो कॉलेजेस हैं वो ओपन हो जाएं ताकि हम अपनी रेगुलर रूटीन के हिसाब से जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं हम उनको कंटिन्यू करें। बट स्टिल अभी हमारे पास फ़ैसला होना बाकी है। 7 सितंबर को मीटिंग होगी और जिसके अंदर जो है वो डिसाइड होगा कि क्या SOPs के अकॉर्डिंग स्कूल एंड कॉलेजेस जो हैं वो ओपन किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे इस कोविड-19 की सिचुएशन में। और अल्लाह मियाँ से दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमें इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से निजात दे और हम अपनी रेगुलर जो ज़िंदगी है, नॉर्मल मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो उनको स्टार्ट कर सकें। सो कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट पढ़ रहे थे सब मेजर इकोसिस्टम्स। इसमें से हमने जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। और इज़ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड जिसको हम पास्चर भी कह सकते हैं। पास्चर या ग्रासलैंड मतलब चरागाह, यानी वो जगह जहाँ पे जानवर जो हैं वो मवेशी जो हैं वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल जैसे हम कहते हैं वो घास चरते हैं, घास खाते हैं, उसको हम चरागाह कहते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम दुनिया के मेजर इकोसिस्टम्स में से एक इकोसिस्टम है। बड़े बड़े, अगर हम इसको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल देखें अंदाज में, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम से मुराद है बड़े बड़े मैदानी इलाके। बड़े मैदानी इलाके विच आर ट्रीलेस, एक डेफिनेशन है इसकी कि दे आर ट्रीलेस, यानी उनमें दरख्त नहीं है लेकिन वो बड़े बड़े मैदानी इलाके हैं जिसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास के बड़े मैदान हैं जिनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। लोकेशन वाइज दे आर पाकिस्तान में वो गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल वगैरह में है, जबकि दुनिया में जो है वो हमारे पास यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स जो हैं यानी एशिया और यूरोप के जो कॉन्टिनेंट का मेजर पोर्शन है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम टेम्परेट क्लाइमेट्स में होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रेरीज, और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं दे आर कॉल्ड एज सवानाज। ठीक है, ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बीच में मैं आपको पहले भी डिफ्रेंशिएट कर चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टेम्परेट क्लाइमेट से मुराद है हमारा मॉडरेट टेम्परेचर वाला इलाका, जबकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट से मुराद है हमारा गर्म आबो हवा वाला इलाका। सो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको हम सवानाज कहते हैं, और टेम्परेट क्लाइमेट वाले इलाके में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको हम प्रेरीज कहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दैट इज़ बिटवीन द प्रेरीज एंड द सवानाज। ठीक है, इस कंपैरिजन को आप जहन में रखेंगे। टेम्परेट क्लाइमेट में जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर कॉल्ड प्रेरीज, एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो ग्रासलैंड्स होते हैं यानी जो ट्रीलेस रीजन है, बड़े बड़े मैदानी इलाके हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं जिनमें दरख्त नहीं है बल्कि छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, उनके लिए हमारे पास जो है सवाना का वर्ड हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो सवाना है उसमें किसी हद तक कुछ जो है वो वुडी ट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज़ के जो वुडी ट्रीज़ हैं हमारे पास होंगे। एवरेज रेनफॉल जो है वो इसकी जो है सिवियर ड्राउट की तरफ ही जाती है, क्योंकि ट्रीज़ ना होने की वजह ये भी है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है कि वो इतने बड़े साइज़ के जो ट्रीज़ हैं उनकी वाटर जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। यहाँ पे छोटे छोटे जर्मिनॉइड्स हैं, छोटे छोटे हर्ब श्रब्स हैं जो पाए जाते हैं। एनुअल रेनफॉल जो है वो 250 से लेकर 750 नैनोमीटर तक की है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1500 मिलीमीटर तक जाती है। सो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो अगर हम उसको अंदाज़ा देखें तो वो हमारे पास डेजर्ट और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के दरमियान में आती है, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तरह बहुत ज़्यादा भी नहीं है होती बारिश यहाँ पे, और डेजर्ट इकोसिस्टम की तरह बहुत रेयरली बारिश भी नहीं होती, यानी मीडियम से क्वांटिटी में बारिश होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस पाई जाती हैं, बेसिकली ज़्यादा ट्रीज़ नहीं होते हैं। ठीक है जी, प्लांट लाइफ जो है यहाँ पे हमारे पास ग्रेमिनॉइड्स हैं, ग्रासेस हैं, ग्रास लाइक प्लांट्स यानी कि सच फॉर्ब्स भी हैं, स्मॉल शर्ब्स, हर्ब शर्ब्स भी हैं, कंपोजिटिव फैमिली, लेग्यूमिनोजी और कुछ बहुत सारे छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे हमें फिनोमेना देखने में आता है दैट इज़ लेयरिंग। व्हाट इज़ मेंट बाय लेयरिंग?
लेयरिंग का फिनोमेना हमने पहले भी एक जगह पे देखा था जिसको हमने स्ट्रेटिफिकेशन का नाम दिया था। यानी लेयरिंग से मुराद ये है हमारे पास कि उसमें स्मॉल साइज़ ग्रासेस होंगी, फिर उससे बड़े साइज़ की ग्रासेस होंगी, फिर उससे बड़े साइज़ की ग्रासेस होंगी आपके ग्रास लैंड के अंदर। तो ये लेयरिंग पैटर्न कहलाता है। यानी हम कहें कि जी किसी भी जगह पे पहले हर्ब्स होंगी, फिर छोटी श्रब्स होंगी, यानी पहले छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होंगी, फिर उसके बाद झाड़ियाँ होंगी, फिर छोटे साइज़ के दरख्त होंगे, फिर बड़े साइज़ के दरख्त होंगे। तो ये जो पैटर्न है इसको लेयरिंग बोला जाता है, यानी इसको स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा लेयर, स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। ये पैटर्न आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नज़र आएगा, लेकिन उसमें हमारे पास ट्रीज़ नहीं है। सो ग्रासेस की ही डिफरेंट टाइप्स हैं, टॉल ग्रासेस हैं, मीडियम हाई ग्रासेस हैं, या बिल्कुल स्मॉल ग्रासेस हैं, या फिर मॉसेस और लाइकन्स हैं जो यहाँ पे लेयर्स बनाए गए। यहाँ पे 4 लेयर्स हमारे पास नज़र आ रही हैं। पहली जो है वो लाइकन्स की है, फिर मॉसेस की है, फिर हमारे पास शॉर्ट ग्रासेस हैं, फिर मीडियम हाई ग्रासेस हैं, फिर टॉल ग्रासेस, यानी 5 लेयर्स हैं हमारे पास जो यहाँ पाई जाएंगी। सॉइल कंडीशंस जो हैं, सॉइल मॉइस्चर चूँकि यहाँ बहुत कम है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो है वो सॉइल मॉइस्चर भी कम है, और साथ साथ जो है वो हमारे पास बड़े साइज़ में ट्रीज़ की क्वांटिटी भी कम है, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस रिच सॉइल नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल नहीं होती है। सिर्फ जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है। जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएँ ज़मीन के अंदर तो वो ड्राइनेस का शिकार हो जाता है। डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे हर्बीवोर्स होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़े बड़े पास्चर लैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, तो घास खाने वाले जानदार ही यहाँ पे पाए जाते हैं। हर्बीवोर्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं जिसमें इंसेक्ट्स भी हैं। हमारे पास ग्रास हॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा compete करता है हमारे पास बाकी और जानदारों से फॉर द प्लांट फॉलिएज, यानी प्लांट के जो पत्ते, ब्रांचेज हैं, फ्रूट, फ्लावर्स हैं, इसको हम फॉलिएज बोलते हैं प्लांट का। तो वो इसके लिए फ़ाइट करेंगे। जो प्रीडेटर्स हैं, यानी जो शिकार करने वाले हैं, शिकारी हैं, वो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस और मैमल्स हैं। फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स हैं, टॉड्स एंड टर्टल्स प्रे ऑन द इंसेक्ट्स। फॉक्सेस एंड वुल्व्स अमंग मैमल्स आर वेरी कॉमन। ठीक है। अमंग डिकम्पोजर्स डेफिनेट सी बात है बैक्टीरियाज और फंगाइज होंगी हमारे पास। इस एरिया का प्रोडक्टिविटी क्या है? इसका प्रोडक्टिविटी रेट है 700 से 1500 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर एनुअली। प्रोडक्टिविटी से हम क्या मुराद था, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा दूँ। प्रोडक्टिविटी से मुराद है टोटल फोटोसिंथेट ऑफ एन एरिया, यानी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। ये जो परसेंटेज है इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी किसी भी इलाके में कितने पौधे मौजूद हैं और वो कितना फोटोसिंथेसिस करके अपने इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 700 से लेकर 1500 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर है, एनुअली, सालाना है। इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ये 4000 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर से भी ऊपर चली जाती है जो है हमारे पास। इसके अलावा ह्यूमंस का इम्पैक्ट क्या है? The natural grassland ecosystem in the world are used for crop production and the livestock management. Livestock से मुराद है जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं दूध के लिए, फूड, उनकी मीट के लिए, उनकी स्किन के लिए, वूल के लिए, जैसे भेड़ बकरियां हैं हमारे पास, गाय भैंसें हैं हमारे पास, ऊँट है हमारे पास। ये लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है जी। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड ग्रासलैंड हैज़ बीन कल्टिवेशन ड्यू टू एसिडिक क्लाइमेटिक कंडीशंस विद सॉइल इरोजन एंड सॉलिनिटी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप जो है वो ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप उसको क्रॉप के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पे सॉलिनिटी का डेंजर भी है और इरोजन का डेंजर भी है। ग्रेजिंग हैज़ बीन अ प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन ग्रासलैंड, overgrazing causing reduction in the herbage cover and result in soil erosion। वजह क्या है कि अगर आप किसी भी ग्रासलैंड की कैपेसिटी से ज़्यादा जानवर वहाँ पे रखते हैं, खुद से लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है वो जानवर जो हैं वो तादाद में ज़्यादा होंगे, ग्रासलैंड छोटा होगा, तो फिर डेफिनेट सी बात है कि जो उसका वेजिटेशन कवर होगा वो बार बार इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स के खाए जाने की वजह से जो है वो ख़त्म होता जाएगा और फिर इट विल लीड्स टू इरोजन और समटाइम्स इट कैन ऑल्सो कॉज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। सो ओवर ग्रेजिंग एक बड़ी वजह है जो आपके ग्रासलैंड्स को ख़त्म कर सकती है और कर भी रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट आपको पता ही है, टिपिकली हॉट क्लाइमेट हैं, सैंडी एरियाज़ होंगे जहाँ पे कहीं कहीं वेजिटेशन होगी, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये सैंड ड्यून्स हैं, यानी रेत के टीले आपको दिखाए हुए हैं उन्होंने।
जिसमें दूर दूर तक आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है सिवाय रेत के। और ये थर डेजर्ट है हमारे पास, जो हमारा सिंध के इलाके में जो डेजर्ट है, इसमें आपको स्पार्स वेजिटेशन नज़र आ रही है। स्पार्स वेजिटेशन का मतलब होता है कहीं कहीं खुद ब खुद जो खुद रॉ झाड़ियाँ होती हैं वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे दरख्त बहुत कम देखने में नज़र आते हैं और बेसिकली ये एक हार्श इन्वायरमेंट है, सख्त इन्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ना होने के बराबर होती है और जो है वो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं हमारे पास। पाकिस्तान में हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसमें वेस्टर्न पंजाब में मियाँ वाली एंड बखर का जो इलाका है दैट इज़ कॉल्ड थल, हमारे पास थल कहा जाता है उसको। सिंध की साइड पे जो डेजर्ट का इलाका दैट इज़ कॉल्ड थर। इसी तरह जो हमारे पास पंजाब के इलाके में है यानी बहावलपुर, फोटाबाज, बहावल नगर, रहीमिया खान, खानपुर, उसका जो डेजर्ट है दैट इज़ कॉल्ड चुलिस्तान। सिंध का इज़ कॉल्ड थर है। बायोम्स के अंदर जो कॉन्टिनेंट के अंदर अक्सर पाए जाते हैं और उनकी जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन है हमारे पास दैट इज़ 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड है। ऑल्सो इन द रेन शेडोज ऑफ द मेजर माउंटेनस रीजन्स हैं। डेजर्ट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट है। कुछ डेजर्ट जो है वो हमारे पास बहुत एक्सट्रीमली हॉट होते हैं और एक्सट्रीमली बैरन होते हैं, और कुछ जो होते हैं उनमें हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ प्लांट जो है वो लाइफ जो एग्जिस्ट करती है। बहरहाल अब रेनफॉल जो है इनकी जो है वो देखें आप 10 से 20 इंचेस तक है, वो जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है। प्लांट लाइफ जो होती है वो हमारे पास स्पार्स इवनली स्पेस्ड होगी अगर आपने उसको ख़ुद से लगाया है, और अगर वो नेचर की तरफ से लगी हुई है तो वो स्पार्स जो है वो हमारे पास अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। बट इन प्लांट्स का जो यूनिक करेक्टर होगा, जो भी डेजर्ट इकोसिस्टम में होंगे, उनकी सबसे यूनिक अडेप्टेशन ये होगी दे वुड हैव अ शैलो रूट सिस्टम होगा। ठीक है, plants are covered with a waxy waterproof coating to prevent evaporation of the precious water। दूसरी करेक्टरिस्टिक जैसे कि आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, एलोवेरा देखा होगा, ये सारे डेजर्ट प्लांट्स की एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास। थिक वैक्सी क्यूटिकल होगी, मोटी कवरिंग होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए एवेपोरेट होने से रोका जा सके। ठीक है, और पौधे का साइज़ बहुत छोटा होता है। डेजर्ट इकोसिस्टम में बहुत कम पौधे होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा हाइट तक जाते हैं। जितना पौधा ऊपर नज़र आ रहा होता है उससे कहीं गुना पौधा ज़मीन के अंदर होता है जो, और रूट्स के ज़रिए जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, सो पहली करेक्टरिस्टिक जो प्लांट लाइफ की या पहली अडॉप्टेशन प्लांट्स की टू सर्वाइव इन द डेजर्ट इकोसिस्टम है कि दे वुड हैव अ शैलो रूट सिस्टम। नंबर 2 दे वुड हैव अ वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग है। नंबर 3 वाटर इज स्टोर्ड इन द थिक स्टेम्स ऑफ कैक्टी एंड अदर सकुलेंट्स। सकुलेंट प्लांट्स वो होते हैं जिनकी फ्लैशी स्टेम होती है, यानी जो अपनी स्टेम के अंदर जो है वो पानी को स्टोर करते हैं, जिसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है एलोवेरा। एलोवेरा के पत्ते हैं जिसके आप नज़र आते हैं, जिसके अंदर उसने अपना पानी स्टोर किया हुआ होता है, और वो एलोवेरा जेल एक गूदा सा बना हुआ होता है। वो ये जो करेक्टरिस्टिक है डेजर्ट प्लांट्स की, उसको हम सकुलेंट्स बोलते हैं, और ऐसे पौधे सकुलेंट्स कहलाते हैं, विच इज़ अ वेरी फेमस टाइप ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, तो तीसरी करेक्टरिस्टिक इनकी सकुलेंट्स है। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स कंजर्व वाटर इन वैरायटी ऑफ वेज, बहुत ज़्यादा तरीके हैं उनके पास। कैक्टाइल एंड यूफोबिया हैव फ्लैशी स्टेम्स इन विच वाटर इज स्टोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राउट, यानी खुश्क साली के दौरान। एनिमल लाइफ डेफिनेटली, चूँकि हर्ब्स श्रब्स ही हैं ज़्यादा, तो फिर उनको खाने वाले ही एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाएंगे जो बहुत थोड़े पानी के ऊपर गुजारा करते हैं, जैसे कैमल्स हैं, जैसे कि कैंगरू रैट्स हैं हमारे पास, लिजर्ड्स हैं। बट एनिमल्स ने भी इस हार्ड इन्वायरमेंट को सर्वाइव करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिरे से पानी पीते ही नहीं हैं। दे नेवर ड्रिंक वाटर, बल्कि जो खाना खाते हैं उसी में जो वाटर कंटेंट होता है उसी से ही उनकी बॉडी की नीड्स पूरी हो जाती हैं। जैसे नंबर 2 पे हमारे पास कैमल जैसे ऑर्गन एनिमल्स हैं जो कि पानी को अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, और जब उनको पानी मिल जाता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। और तीसरी अडेप्टेशन एनिमल्स की है कि वो डे टाइमिंग्स में आपको डेजर्ट में एनिमल्स नज़र नहीं आते हैं, वो रात की टाइमिंग्स में बाहर निकलते हैं, ब्रोइंग एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, यानी अपने बिलों में, अपने खुद में जो है वो छुप जाते हैं दिन की रोशनी में, और रात की रोशनी में जो है वो बाहर आते हैं और अपना शिकार करते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। दिन की रोशनी में जो गर्म हवा होती है उससे बचने के लिए वो अपने ब्रोज में रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है हमारे पास कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ मैनी बायोम्स, दे आर कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी और दूसरे जो बायोम्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, अपनी क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से, अपनी फार्मिंग की वजह से, बैड लैंड यूज़
की वजह से और उन बायोम्स को डेजर्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने हमारे पास। अफ्रीकन कंट्री है एक, जो कि सहारा डेजर्ट, बहुत बड़ा डेजर्ट है, हमारी दुनिया का एक बड़ा डेंजरस डेजर्ट्स में से एक डेजर्ट है जो बहुत हार्श इन्वायरमेंट का है। अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, ठीक है जी। उस सहारा डेजर्ट के कॉर्नर पे, एज पे, एक साउदर्न एज के ऊपर एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है साहिल। और 25 साल से उस जो इलाका है, वो जो कस्बा है, उसमें बारिश नहीं हुई, ना होने के बराबर बारिश हुई है वहाँ पे। लेकिन उसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बढ़ गया है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, यानी जितनी लैंड में एबिलिटी है कि वो उतने लोगों को संभाल सकता है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे, ओवर पॉपुलेशन है वहाँ पे। द लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ नियरली इरिवर्सिबल, ठीक है। एक दफ़ा आपका जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको दोबारा से कल्टीवेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और मैसिव फेमाइंस, यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद कहत जो होते हैं, जैसे कि इथोपिया में हुआ मिड 1980s में, जो है वो ट्रेजिक रिज़ल्ट होते हैं हमारे पास डिज़र्टिफिकेशन ऑफ एनी एरिया के लिए, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 टॉपिक्स, लास्ट 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो है होपफुली अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे, तो आप उसको मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।